नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तकदीर का फैसला। तकदीर का फैसला, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट, लेखक बिमल चटर्जी। पिछले अंक तकदीर में हमने देखा कि जब महाराज चतुरसेन ने कालिंदी से शादी की थी तो उसके पिता ने महाराज से एक शर्त रखी थी कि कालिंदी से जो भी पुत्र होगा वही एक दिन महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन 4 वर्ष बीतने पर भी जब कालिंदी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया तो महाराज चिंतित रहने लगे। तभी अचानक एक दिन महल की एक दासी ने महाराज को आकर बताया कि बड़ी रानी मां बनने वाली है। तो महाराज की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन छोटी रानी कालिंदी यह खबर सुनकर ईर्ष्या से जल भुन गई और प्रसव के समय उसने बड़ी रानी के उत्पन्न हुए जुड़वा बच्चों को मारने का आदेश देते हुए उन्हें अपनी एक दासी के हाथों सौंप दिया। लेकिन उसने उन बच्चों पर तरस खाकर मारने के बजाय उन्हें एक टोकरे में रखकर नदी में बहा दिया। नदी में बहते बच्चों के रोने की आवाज सुनकर एक पंडित जो नदी में स्नान कर रहा था टोकरे से एक बच्चा निकाल लेता है और दूसरा बच्चा बहता हुआ चला जाता है, जो 2 चोरों के हाथ लग जाता है, जिसे वे महाराज को बेच देते हैं क्योंकि बड़ी महारानी की दशा बच्चों के वियोग में काफी गंभीर हो जाती है। इसलिए महाराज बच्चा खरीदकर बड़ी रानी की गोद में डाल देते हैं, जिसका नाम विजय रखा जाता है। उधर पंडित ने अपने बच्चे का नाम अजय रखा। अजय काफी प्रखर बुद्धि का बालक साबित हुआ। इधर समय बीतने पर रानी कालिंदी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रलय रखा गया। प्रलय सचमुच प्रलय ही बना। बड़ा होने पर उसने प्रजा पर अनेकों प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। एक बार वार्षिक उत्सव पर तलवारबाजी हुई, जिसमें प्रलय अजय के द्वारा परास्त हो गया और मैदान छोड़कर भाग गया। अजय की बहादुरी पर महाराज गदगद हो उठे। उन्होंने उसे ढेर सारा इनाम दिया और राजमहल में आकर मिलने के लिए कहा। इधर प्रलय अपने अपमान के बदले की आग में जलता हुआ इस टोह में था कि कब मौका लगे और वह महाराज को सबक सिखा सके, और यह मौका एक दिन उसे मिल ही गया। अजय महाराज से मिलने आया हुआ था और दोनों में वार्तालाप चल रहा था कि वहां प्रलय पहुंच गया और उसने महाराज के सीने में तलवार घोंप दी। अब आगे। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। हमारे राज्याभिषेक के अवसर पर हम इसे शानदार मौत उपहार में देंगे। युवराज, तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। खामोश कमीने, सैनिकों ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। और सैनिकों ने अजय को बंदी गृह में डाल दिया। बड़ी रानी की दासी का, जो यह सारी घटना देख रही थी, हृदय दुख से फट पड़ा। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। दुष्ट पुत्र ने पिता की हत्या कर दी और अजय को गिरफ्तार कर लिया। मुझे तुरंत इस दुखद घटना की सूचना महारानी जी को देनी चाहिए। और दासी ने सारी बात जाकर बड़ी महारानी को कह सुनाई। हे भगवान, अब क्या होगा। मैं अजय की मदद करूंगा और उसे कारागृह से मुक्त कराऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारा महल से निकल भागना ही उचित होगा, वरना प्रलय शायद हमें भी पकड़ने या मारने की कोशिश करे। फिर महारानी और दासी के साथ विजय उसी समय गुप्त द्वार से महल से बाहर निकल गया। इधर प्रलय महामंत्री को महाराज का दाह संस्कार करने की तैयारियां करने का आदेश देने के पश्चात अपनी मां के पास पहुंचा। अनर्थ हो गया मां, कल जिस अजय नामक युवक को पिताजी ने पुरस्कार दिया था, आज वह महल में आया और उसने पिताजी की हत्या कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है वह नीच जिसने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मैंने उसे कारागार में डलवा दिया है माँ, और चाहता हूँ कि मेरी ताजपोशी के समय ही उसे सारी प्रजा के सामने मृत्यु दंड दिया जाए। यह तुमने ठीक सोचा। मेरी इच्छा है कि उस नीच को सरेआम हाथी के पैरों तले कुचलवाया जाए। कालिंदी को सूचना देने के बाद प्रलय सिंह जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। महारानी तथा विजय महल में नहीं है। क्या हुजूर, लगता है उन्हें आप पर शक हो गया है, इसलिए वे महल से भाग गए हैं। अरे मूर्ख, तुरंत जाकर उन्हें ढूंढो। वे हमें हर हालत में जिंदा या मुर्दा मिलने चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सैनिक उल्टे पैर वापस लौट गया। उचित यही होगा कि मैं ही बड़ी महारानी और विजय के महल से चले जाने की खबर माँ को दूं, वरना माँ को मुझ पर संदेह हो जाएगा कि अपने पिता का खून मैंने ही किया है। परंतु अपनी माँ के कमरे के द्वार पर पहुंचते ही प्रलय के कदम ठिठक गए। ओह महामंत्री, लेकिन इसी तो पिताजी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने के लिए पिताजी की लाश के पास होना चाहिए था। फिर यह बूढ़ा खूसट यहाँ क्या कर रहा है। कहीं माँ को उल्टी पट्टी तो नहीं बढ़ा रहा। और वह द्वार की ओट में छिपकर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। मैं सच कह रहा हूँ रानी जी, दासी सावित्री ने अपनी आंखों से प्रलय सिंह को महाराज की हत्या करते देखा है
और उसी के कहने पर महारानी और विजय भारी खतरे को देखते हुए महल से चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रलय ही अपने पिता का हत्यारा है। सावित्री झूठ भी तो बोल सकती है। एक दासी की बात पर विश्वास करके हम अपने बेटे के साथ कोई गलत सलूक नहीं कर सकते। ठीक है रानी जी, तब मैं जल्द से जल्द आपको प्रलय के विरुद्ध सारे प्रमाण ला कर दूंगा। महामंत्री की बात सुनकर प्रलय से रहा नहीं गया और वह क्रोध से चीखता हुआ भीतर पहुंच गया। अरे दुष्ट पाजी बूढ़े, तू हमारा नमक खाकर हमें ही महाराज का हत्यारा बता रहा है। ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। प्रलय बेटे, तुम? ओह राजकुमार। लेकिन इससे पहले कि कालिंदी या महामंत्री प्रलय का अभिप्राय समझ पाते, प्रलय ने मयान से तलवार निकालकर एक झटके से महामंत्री के पेट में घुसेड़ दी। आह! ओह नहीं! यह तुमने क्या किया प्रलय? महामंत्री जी को ही मौत के घाट उतार दिया, जो हमारे सबसे ज्यादा वफादार थे। हाँ माँ, यह काम तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। यह धूर्त बूढ़ा वफादार नहीं बल्कि गद्दार था, विजय का खरीदा हुआ गुलाम था। तभी तो यह काफी समय से मुझे प्रजा और तुम्हारी नजरों से गिराने के लिए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, ताकि राजगद्दी विजय को मिल जाए। खामोश नीच, तुम्हारी इस हरकत से मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे सुहाग और अपने पिता के हत्यारे तुम ही हो, अजय नहीं। दुष्ट, हम तुम्हें ऐसी सजा। बस बस माँ, आगे कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया कि अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी काल कोठरी में काटना चाहती हो। चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था कराए देता हूँ। क्या कहा? मुझे काल कोठरी में भेजेगा? हाँ माँ, शायद अब तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी कांटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह युवराज, यह क्या करने जा रहे हैं? इधर प्रलय सिंह ने अपने कमरे में पहुंचकर अपने विश्वस्त साथी राज्य के सेनापति को बुलवाया। सेनापति, आपकी दोस्ती और वफादारी देखने का समय आ पहुंचा है। हम 2 दिन के अंदर राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं। यह तो प्रजा और हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी युवराज। मैं अभी आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दिए देता हूँ। शाबाश। और हाँ, इसके साथ साथ सेना को भी सतर्क कर देना और महाराज के सभी पुराने वफादारों को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दो, ताकि राजमहल और पूरे देश में हमारा कोई विरोधी न रहे। आप चिंता न करें युवराज, यह गुलाम आपकी तरफ आंख उठाने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहकर सेनापति वहां से चला गया, परंतु बाहर खड़े एक गुप्तचर ने उनकी सभी बातें सुन ली थी। इस नए षड्यंत्र की सूचना तुरंत राजगुरु को देनी चाहिए, उनके भी प्राण संकट में हैं। यह भी विचित्र संयोग ही रहा कि इस समय मैं यहाँ से गुजर रहा था। इधर गुप्तचर के वहां से जाते ही महल का द्वारपाल प्रलय के कमरे में प्रविष्ट हुआ। क्या बात है द्वारपाल? अन्नदाता, अजय के माता पिता पधारे हैं। वे इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें भी कारागार में डाल दो। उनका अपराध यह है कि उन्होंने मेरे शत्रु को पाला पोसा। इधर वह गुप्तचर घबराया हुआ सीधा राजगुरु के पास पहुंचा। गजब हो गया राजगुरु, प्रलय सिंह तथा सेनापति आपस में मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र रच रहे हैं और इसमें आपके प्राणों को भी खतरा है। तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो धीरज से और साफ साफ कहो। गुप्तचर ने जो देखा और सुना था वह सब राजगुरु को बता दिया। सारी बात सुनकर राजगुरु का चेहरा गंभीर हो उठा। ओह, तो सेनापति भी उस दुष्ट के साथ मिल गया है। यदि उन्हें रोका न गया तो वह दोनों इस राज्य और राजवंश का नाश ही कर देंगे। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है पूज्यवर? हाँ, तुम जाओ और देखो, सतर्क रहना। कोई नई बात पता चले तो मुझे तुरंत सूचना देना। जो आज्ञा गुरुदेव। गुप्तचर सैनिक के जाने के बाद राजगुरु गहरी चिंता में डूब गए। सेनापति किस कारण से प्रलय का साथ दे रहे हैं? मुझे इसी समय चलकर उससे मिलना चाहिए। और वे अविलंब सेनापति से मिलने चल दिए। सेनापति के आवास पर। आपको विदित है सेनापति कि महल में प्रलय सिंह क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है? कुछ कुछ भनक तो मिली है राजगुरु। इस खुसर को कैसे पता चला? और राज्य के सेनापति होने के नाते आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस षड्यंत्र में बहुत से सेनाधिकारी भी लिप्त हैं। जी हाँ, मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ अधिकारियों को पदोन्नति का लालच देकर राजकुमार ने अपने साथ मिला लिया है। प्रलय सिंह ने ऐसा ही किया होगा। धन या पदोन्नति का लालच देकर किसी भी व्यक्ति के ईमान को डिगाया जा सकता है। खैर, मैं तो आपसे परामर्श लेने आया था। क्या आप मुझे सलाह दे सकेंगे? अवश्य राजगुरु, पूछिए। मान लीजिए कि प्रलय सिंह आपसे कहता है कि आप उसका साथ दें, तो आपको वह क्या लालच देगा? सेना में तो आप सर्वोच्च हैं ही, और सेनापति विद्रोह तब करते हैं जब उन्हें राजा बनने के अवसर हों।
परंतु आपके राजा बनने का जरा भी अवसर नहीं है, क्योंकि राजा तो प्रलय सिंह ही बनेगा। गुरु की बात सुनकर सेनापति का हृदय कांप उठा, लेकिन प्रकट में वह शांत स्वर में बोला, स्पष्ट करिए राजगुरु, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि यदि प्रलय सिंह आपसे साथ देने के लिए कहे तो आप कौन सा मार्ग चुनेंगे, क्योंकि आपका राजा बनना तो असंभव है और षड्यंत्र विफल होने पर प्राणों का भय भी है। तब आप किस लालच से राजकुमार का साथ देंगे? क्षमा करें राजगुरु, अभी तक तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, जब होगी तो मैं आपसे परामर्श करूंगा। अवश्य सेनापति, मैं अपने मित्रों का शुभ चिंतक हूँ। अच्छा, अब चलता हूँ। राजगुरु वापस लौट पड़े। प्रयत्न तो किया है कि सेनापति के मस्तिष्क पर छाई लालच तथा गद्दारी की धुंध हट सके। राजगुरु तो चले गए, परंतु सेनापति गहरी सोच में पड़ गया। राजगुरु ठीक ही कह रहे थे, राजा तो प्रलय सिंह ही बनेगा, फिर मुझे प्राणों को संकट में डालने के लिए क्या मिलेगा? मुझे इसी समय चलकर इस संबंध में प्रलय से बातचीत करनी चाहिए। सेनापति के मन में राजगुरु ने संशय का बीज बो दिया था। उसे पहले जहां राज्य से विश्वासघात करने के लिए केवल मित्रता ने उकसाया था, अब प्राणों के संकट की बात आते ही उसे स्थिति कुछ अस्पष्ट लगी और वह प्रलय सिंह से मिलने चल दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।